हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमने इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, मैंने डाले हैं यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि बच्चों को इन वीडियोस का लाभ मिले। आज से मैं अकाउंटेंसी के वीडियो भी डाल रही हूँ। अकाउंटेंसी की शुरुआत अपन लेखांकन समीकरण से करेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण क्या है? लेखांकन समीकरण चिट्ठे से बनता है, बैलेंस शीट से लेखांकन समीकरण बनता है। देखो बच्चों, बैलेंस शीट में एक तरफ होता है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की अमाउंट, और दूसरी तरफ होता है असेट्स, असेट्स की अमाउंट होती है। दो पक्ष होते हैं बच्चों बैलेंस शीट के अंतर्गत, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ऊपर लिखेंगे अपन बैलेंस शीट एज ऑन, जिस तिथि को, जैसे 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, 2018, जिस तिथि को बैलेंस शीट एज ऑन आ जाएगा। दो इसके पक्ष होते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स, ये बायां पक्ष और ये दाहिना पक्ष। तो लायबिलिटीज के अंतर्गत हमारे जितने भी लायबिलिटीज हैं जैसे क्रेडिटर्स है ना, बिल्स, पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक से अपन ने जमा से ज्यादा ड्राफ्ट कर रखा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक इधर लायबिलिटीज हमारी आती है वो आती है कैपिटल। ठीक है। एसेट्स में कैश एट बैंक, बैंक में डिपॉजिट है, कैश इन हैंड। इस तरह से फिक्स असेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इसी तरह से फर्नीचर है ना, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, स्टॉक कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट के अंतर्गत। हाँ, क्रेडिटर, डेटर्स, तो फिर इनका योग लग जाता है। जितना भी बैलेंस शीट का योग दोनों पक्षों का हमेशा इक्वल होता है। बैलेंस शीट का योग हमेशा इक्वल होता है। जितनी, यानी कि व्यवसाय में जितनी लायबिलिटीज होती हैं, सपोज करते हैं कि हमारी 1 लाख की लायबिलिटीज आ रही है और तो 1 लाख की ही हमारी एसेट्स होती है। ये चीज बेस्ड है आपकी लेखांकन समीकरण। जितनी लायबिलिटीज होती है उतनी ही असेट्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि व्यवसाय के अंदर जितनी असेट्स होती है वो असेट्स या तो व्यवसाय के द्वारा लगाई गई पूंजी से खरीदी हुई होती है ना, या फिर बाहरी कोषों के द्वारा अरेंज की हुई होती है। इसीलिए जितनी एसेट्स होती है उतनी ही लायबिलिटीज होती है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितनी लायबिलिटीज हैं, सॉरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का योग होगी हमारी एसेट्स। ठीक है। मेन इक्वेशन तो इसकी ये होती है। अब अगर हमें लायबिलिटीज दे दी जाती है और एसेट्स दे दी जाती है तो हमें कैपिटल निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं कि एसेट्स है हमारी 50,000 और लायबिलिटीज है हमारी 30,000 और कैपिटल है हमारी, सॉरी ये है हमारी 20,000 और कैपिटल है हमारी 30,000। ठीक है। तो मैंने हो गया ना, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का योग होती है हमारी एसेट्स
निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कैपिटल निकालनी है, आपको दिया जाता है ये 2 के 50,000 एसेट्स हैं, लायबिलिटीज आपकी 20,000 है, तो कैपिटल बताइए, तो कैपिटल आ जाएगा कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल कितनी है 50,000 माइनस लायबिलिटीज कितनी है 20,000, तो हमारी कैपिटल कितनी आ जाएगी 30,000। इसी तरह से आपको लायबिलिटीज निकलवा ले, असेट्स दे दी जाती है, कैपिटल दे दी जाती है, तो आपको लायबिलिटीज निकालनी है। तो लायबिलिटीज कैसे निकालोगे आप, लायबिलिटीज के लिए असेट्स माइनस कैपिटल, तो आप क्या देगी लायबिलिटीज। तो 3 इक्वेशन बन गई आपकी। एसेट्स होती क्या है, मेन होती है असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये देखो लायबिलिटीज है, ये क्रेडिटर्स लेनदारों को भुगतान करना है, ये भी हमारे लेनदारों को भुगतान करना है, ये हमें बैंक को पे करना है और ये हमें स्वामी को पे करना है। तो ये हो गई हमारी लायबिलिटीज और प्लस ये होगी हमारी कैपिटल इक्वल ये इसकी होती है असेट्स की। तो बैलेंस शीट से हमारी लेखांकन समीकरण बनती है। ठीक है, ये है हमारा लेखांकन समीकरण। असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ये कहती है कि व्यवसाय का प्रत्येक लेन देन चाहे कैसा भी व्यवहार हो, उसका इफेक्ट असेट्स और लायबिलिटीज कैपिटल दोनों में से एक या असेट्स यानी कि दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ेगा। ये किस अवधारणा के तहत, द्विपक्षीय अवधारणा के तहत। ये हमारी द्विपक्षीय अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का 2 पक्षों पर यानी कि नाम या जमा। तो असेट्स का शेष तो हमेशा होता है नाम, जिसे हम बोलते हैं डीआर डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटीज, ये दोनों लायबिलिटीज है हमारी, इनका शेष होता है जमा, जिसको हम कहते हैं सीआर यानी कि क्रेडिट शेष। तो नाम या जमा दोनों में से दोनों पर पड़ता है। जैसे अब मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको पहला उदाहरण, जैसे राम ने, इधर लेते हैं अपन उदाहरण, इधर लेते हैं, राम ने 60,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। तो राम ने 60,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। इसका इफेक्ट देखो, ये हमारा एक ट्रांजेक्शन हो गया, व्यवसाय की शुरुआत की है राम ने। तो इसका इफेक्ट दोनों पक्षों पर देख कैसे पड़ता है। 60,000 रुपये राम ने लगाए, व्यवसाय में कैश आ गई, 60,000 रुपये लगाए, तो इसका मतलब असेट्स हमारी क्या हो गई, किसके रूप में हो गई, हमारे पास हो गई कैश। कितनी हो गई 60,000 की कैश हो गई। फिर इधर लायबिलिटीज नहीं है हमारी, क्या बढ़ गई लायबिलिटी 0, और क्या बढ़ गई हमारी कैपिटल। व्यवसाय का स्वामी है राम, और स्वामी ने जो पूंजी लगाई है वो हमारी कैपिटल। ये कैपिटल व्यवसाय के लिए दायित्व है, व्यवसाय इसको पेमेंट करना होगा। क्यों, क्योंकि अब आप बोलोगे राम ने व्यापार प्रारंभ किया, खुद का तो व्यापार है, खुद का व्यापार हो, लेकिन व्यापार का अपने स्वामी से पृथक अस्तित्व होता है। ये हमारी दूसरी एक अवधारणा है अलग, जिसको हम कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा है कि व्यवसाय का उसके स्वामी से अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, तो इस अवधारणा के तहत व्यवसाय के लिए कैपिटल दायित्व है। दायित्व पक्ष हमारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया 60,000 रुपये से, इधर डेबिट बैलेंस बढ़ गया 60,000 रुपये से, दोनों पक्षों का योग इक्वल आ गया हमारा। ठीक, इसी तरह से दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं, जैसे राम ने व्यवसाय में 40,000 रुपये की मशीन खरीदी। अब
अब देखो इसमें 40,000 रुपये की मशीन खरीद ली, दो पक्षों का इफेक्ट कैसे पड़ा, और दोनों साइड का योग भी हमारे इक्वल आएगा। मशीनरी क्या है, मशीन खरीदी संपत्ति कैश चलेगी उसकी, तो एक संपत्ति में कमी और दूसरी संपत्ति में वृद्धि। कैश कितने से चलेगी, 40,000 से कैश चलेगी, ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन, तो इधर कैश कितनी बच गई, 60,000 में 40,000 गए, कितनी बच गई, 20,000 की कैश प्लस एक संपत्ति और आ गई व्यवसाय के पास, वो क्या आ गई, मशीनरी आ गई। कितनी की आई मशीनरी, 40,000 की मशीनरी आ गई। और इधर लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पॉजिटिव है ये, है ना। तो ये लाइबिलिटीज शून्य है, ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका योग देख लो 60,000 और इसका भी योग कितना है 60,000, दोनों पक्षों का इक्वल योग आ रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं।